What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stradler Family. लोग कह रहे हैं कि कोरोना ने बर्बाद कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना ने आबाद कर दिया। तो ऐसे ही कुछ लोगों की संख्या मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडिया गरीब है। अगर इंडिया गरीब है तो दुनिया में सब गरीब है, क्योंकि हमारी कंट्री भी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है जहां सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 10वां संस्करण बोल रहा है यहां पर ह्यूरन, ये ग्लोबल रिच लिस्ट जिसके द्वारा तैयार की गई 2021 में। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिस कोरोना ने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि इस कोरोना की वजह से ही बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीर हो गए। तो इसमें से हमारी कंट्री के जो बिलियनर है उनका भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अंबानी साहब के द्वारा इंडिया में जो बिलियनर की लिस्ट है वो टॉप की गई है। 83 बिलियन वर्थ है इनके पास में, यानी कि इनकी जो वर्थ है वो 83 बिलियन है। सबसे टॉप पर जो रहे यहां पर वो रहे इलोन मस्क साहब। तो इलोन मस्क के बारे में अगर बात करें तो 197 बिलियन के करीब आप लोगों को वर्थ देखने को मिलेगी। अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 189 बिलियन की वर्थ इनके पास में है। इसी लिस्ट में फेसबुक के जो फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स साहब भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी बात ये निकल कर आई है कि वर्ल्ड में लगभग 607 नए बिलियनर पैदा हो गए हैं। और ये जो नए बिलियनर हैं ये भी कोविड-19 के टाइम पर पैदा हुए, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं अब यहां पर कोविड-19 के चलते नए बिलियनर बन गए। और इंडिया में 55 नए बिलियनर बने हैं अभी इस साल में। आप लोगों को देखने को मिलेगा 55 नए बिलियनर ऐड हो गए हमारी कंट्री में आज की डेट में कोविड-19 के चलते चलते, जिसमें लोग रो रहे हैं कि खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है और दवाई नहीं मिल रही है टाइम पर, और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसमें एक ये भी चेहरा है, ठीक है। ये देखो ना, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तो कुछ रंग अमीरी के ऐसे भी, जो गरीबी के सर पर पैर रखकर अपनी अमीरी कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर ह्यूरन रिपोर्ट के बारे में। तो इसके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली ये बोला गया कि अब तक का जो सबसे ज्यादा मनी ऐड की गई है किसी डेकेड में, तो वो ये वाला डेकेड है जिसमें कि यहां पर जो कोविड-19 वाला, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना ह्यूज प्रॉफिट क्रिएट करने वाला हो सकता है। अगर बात करें, हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनर पाए जाते हैं। अंबानी साहब जो है ये फॉलो किए जाते हैं अदानी साहब के द्वारा, यानी कि अंबानी और अदानी हमारी कंट्री में दो सबसे अमीर फैमिली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आज की डेट में जो कंडीशन, जो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये उसका एक परिणाम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्यारी प्यारी न्यूज डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर बात करते हैं एक पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बात करें टेनरिफ आइलैंड के बारे में, तो जाकर आप लोगों को देखना है कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मॉर्निंग में मैंने ये डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है उसके अंदर 4 AM वाली, पर फिर से इसके अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं। यहां पर रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब की बार की जो थीम है ये बोला गया है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेन द पीपल एंड द फ्यूचर, यानी कि जो प्लानेट बात की जा रही है, एक तरीके से सस्टेनिंग करने की बात की जा रही है। लोग और प्लानेट मिलकर ही यहां पर चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि जो प्लानेट है जिस पर हम लोग रहते हैं वो रहने लायक जगह बनाए रखनी है और एक तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर होना चाहिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली कन्वेंशन बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग, जिसको CITES बोला जाता है। इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। तो जो फ्यूना होता है वो होता है जैसे कि जीव जंतु, और फ्लोरा होता है जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, फूल पत्ती वगैरह, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बेसिकली ये कन्वेंशन जो है ये बोलता है कि जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनको आप लोगों को ट्रेड उनका नहीं करना है, उनको रोकना है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोग न्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो थीम भी याद रखिएगा, डे का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो डे है वो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी बताया गया कि लगभग 4.34 लाख जो सीनियर हैं उनको वैक्सीन दी गई है। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो सीनियर सिटीजन है उनको वैक्सीन दी जा रही है, तो चीजों को जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। साइड में यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ में जो इंडिया और जापान के अभी खटास में रिलेशन पड़ गए थे वो फिर से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि एक नया प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिलेगा श्रीलंका के पोर्ट प्रोजेक्ट पर इंडिया और जापान के द्वारा, जिसको सपोर्ट किया जाएगा। अभी यह लग रहा था कि जो श्रीलंका है यहां पर ये चाइना के खेमे में जाकर बैठ रहा है और इंडिया को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज रिलेशन होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज है अगर इसके बारे में बात करें तो राहुल गांधी साहब के द्वारा बोला गया
कि हाँ मैं मानता हूं कि 1975 से लेके 77 तक जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो एक मिस्टेक थी, वो एक गलती थी, और ये जो गलती थी वो आज की डेट में जो यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, इंस्टीट्यूशन को जो कैप्चर कर रही है। अगर आज के डेट में आप लोग बात करें जो भी इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आप लोग स्कूल कॉलेजेस की बात करें, चाहे आप लोग बात कीजिए किसी पर्टिकुलर जैसे जुडिशरी की बात करें, तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर सारे इंस्टीट्यूशन आज के डेट में प्रेजेंट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और उनके अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो ये कभी भी हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर नहीं किया, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक यहां पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कुछ कमी नहीं छोड़ रही है, ऐसा बोला जा रहा है यहां पर इनके द्वारा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आप लोगों से मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर भी डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड यहां पर 2021 के। इसके तहत अभी मणिपुर के अंदर 2 जर्नलिस्ट को यहां पर भी पकड़ा गया, हालांकि 1 घंटे के अंदर इनको छोड़ भी दिया गया, पर लेकिन ये जो रूल है ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हो चुके हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो आगे से अगर कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी तो उसको यहां पर तुरंत एक तरीके से संज्ञान उसका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर जो इसके चलते अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जो न्यूज चैनल है, इवन आप लोग ये जो एसएलवी फैमिली है ये भी इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है जिससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। हमारी कंट्री में 2 टीवी थे जिसको बोलते हैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। इन दोनों को मर्ज कर एक नया टीवी बनाया गया जिसका नाम रखा गया संसद टीवी। आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि बताओ अगर मर्ज किया जाए तो क्या नाम होना चाहिए। तो कई सारे बच्चों के द्वारा यहां पर सजेशन दिया गया था पार्लियामेंट टीवी, संसद टीवी। तो आप लोगों का सजेशन भी यहां पर काउंट कर लिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन फर्स्ट जो सीईओ अपॉइंट किए गए। तो याद रखिएगा यहां पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है रवि कपूर, ठीक है। तो इनको यहां पर सीईओ बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका, संसद टीवी का। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट जो और इंफॉर्मेशन है यहां पर वो है कि किसके रिकमेंडेशन के द्वारा इनको मर्ज किया गया है। तो हमारी कंट्री में 2019 में जो लोकसभा के जो स्पीकर थे, जो स्पीकर ओम बिरला साहब हैं, और राज्यसभा के जो चेयरमैन वेंकैया नायडू साहब हैं, उनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई थी, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई थी जो कि हेड की गई थी, ये थे जो हेड की गई थी फॉर्मर प्रसार भारती के जो चेयरमैन जिनका नाम था सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो ये याद रखना, इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई तो वो कमेटी की रिकमेंडेशन एनालिसिस करने के बाद में इन दोनों टीवी को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर जो अभी अलग अलग चैनल तो चलते रहेंगे, यानी कि लोकसभा की जो भी जो प्रक्रिया होगी वो लोकसभा टीवी पर दिखाई जाएगी, राज्यसभा की जो प्रक्रिया होगी वो राज्यसभा की टीवी के पर दिखाई जाएगी, पर लेकिन जो यहां पर काम चलता रहेगा वो यहां पर चलेगा एक बैनर के नीचे, वो है संसद टीवी। समझने के लिए बताता हूं, जैसे आप लोगों को पता है अपना एसएलवी परिवार एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है। अगर यहां पर मैं बात करूंगी कल को मुझे एक अलग से चैनल बनाने हैं 2, ये अलग से चैनल रहेंगे। एक हम जिसमें हम लोग बात करेंगे जो नॉन गेजेटेड एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी बैंकिंग वगैरह, उनके लिए बात करेंगे, या फिर एक जो चैनल बनाए यहां पर स्टेट पीसीएस के अंदर बनाए। तो यहां पर दोनों के ऊपर जो लोगो रहेगा वो किसका रहेगा, वो एसएलवी फैमिली का रहेगा। तो इसका मतलब यह कि एसएलवी के बैनर के नीचे 2 नए चैनल आ गए जहां पर अलग अलग टीचर आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरीके से जो मेन रहेगा वो रहेगा संसद टीवी का बैनर, बाकी ये भी जो चैनल है वो चलते रहेंगे, और जो चलते रहेंगे इसमें अलग अलग लैंग्वेज यूज करने की बात की जा रही है। लोकसभा जो टीवी है वहां पर जो टेलीकास्ट किए जाएंगे प्रोग्राम वो हिंदी लैंग्वेज में होंगे, और राज्यसभा टीवी पर जो प्रोग्राम किए जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को प्रसार जो यहां पर देखने को मिलेगा, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। राज्यसभा टीवी जो है वो बड़ा चैनल है, आज के दिन में बात करें 250 के करीब पर्सनल काम करते हैं, और लोकसभा में लगभग 100 के करीब लोग काम करते हैं। तो इसको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की बात की जा रही है। तो मर्ज किया गया, बनाया क्या गया है, और कौन इसके यहां पर चेयरपर्सन है अभी फिलहाल, और क्या क्या यहां पर एक तरीके से डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एरिया है जो याद रखेगा। सूर्य जो यहां पर प्रकाश कमेटी है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, जिसके रिकमेंडेशन के बाद पर यह काम किया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर डायरेक्ट गोलियां चला रही हैं। तो म्यांमार में कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा दयनीय हो गई है। तो देखने वाली बात है कि चीजें नॉर्मल कैसे होगी। कसोगी जो है वो मारे गए थे यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो यूएसए ने बोला है कि जिसके द्वारा ये हरकतें की गई थी उनके खिलाफ एक्शन लो। सऊदी अरेबिया को यहां पर यह बात बोली गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। अभी यहां पर पाकिस्तान के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था। और आज के डेट में यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है ये 2 मुद्दे हैं जिसके तहत पूरा फोकस किया जाता है। आप लोगों को ये बताना टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो कब ऐड की गई थी FATF की लिस्ट में, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा।
बताएगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अभी पाकिस्तान को FATF के अंदर यहां पर जो ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बोला जा रहा है जून में पाकिस्तान का एक छोटा सा प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि पाकिस्तान पास हो रहा है, मेंस में बैठने लायक है नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को देखा जाएगा कि पाकिस्तान जो है आज की डेट में ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा, नहीं लेकर जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान को लिस्टेट करना पड़ेगा ताकि जो FATF के 27 पॉइंट के जो फॉर्मूले इनको दिए गए थे उसको ये इंप्लीमेंट कर सके, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं सर फॉर्म कब आएगा यार ये किसी को नहीं पता है। जब भी फॉर्म आएगा उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी कि फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां अगर हो रही हैं तो कैसे सुधारनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, सर फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट होता है क्या? प्रीलिम्स का अगर फॉर्म आप लोग भर देते हैं तो क्या अटेम्प्ट काउंट होता है? बिल्कुल भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है जब तक आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर नहीं बैठोगे और वहां पर जो OMR सीट है उसको नहीं भरोगे तो तब तक आप लोगों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप लोग फॉर्म भरकर एग्जाम सेंटर पर भी चले गए, रूम पे जाके सीट पे भी बैठ गए, फिर आप लोगों को लगा नहीं बाहर निकलना है यहां से और टॉयलेट करने के बहाने आप लोग वहां से भाग गए, तो भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा क्योंकि OMR सीट पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। समझ गए आप लोग? तो यानी कि जब तक आप लोग जाकर OMR सीट नहीं भरोगे तब तक आप लोग का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, सर एक फॉर्म में गड़बड़ हो जाए तो क्या दूसरा फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोग कितने भी फॉर्म भर सकते हैं, जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म होगा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे हाईएस्ट होगा वो आप लोगों का काउंट होगा। पर लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक ही फॉर्म को ढंग से पढ़कर भर लीजिए, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए उसका, जब फॉर्म आएगा आ जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई भी कोताही नहीं बरतें, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं अंदर से घृणित करने वाली है। देखिए आज के डेट में अगर मिनिस्टर जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो ऐसे हरकतें करने लगे तो क्या होगा? यहां पर एक मिनिस्टर है, यहां पर ये रूलिंग पार्टी कर्नाटक के बीजेपी के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है सेक्स फेवरेटिज्म, यानी कि आप अगर इनके साथ में फिजिकल होंगे तो ये आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे। ये महिलाओं से फेवरेटिज्म मांग रहे हैं बेसिकली सेक्सुअल रिलेशन के चलते, यानी कि ये इतना गिर गया है ये इंसान। ऐसे इंसान को तो नपुंसक बना देना चाहिए जो यहां पर जनता के द्वारा चुनकर बैठाया गया और वो यहां पर लड़कियों को ये कह रहा है कि अगर ऐसा करो तो मैं तुमको जॉब दूंगा। तो क्या इसकी सजा होनी चाहिए? अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो आप लोग क्या सजा देना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में गाली छोड़कर बाकी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग बोला जाए कि आप लोग हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, और आप लोगों के सामने कोई ऐसा केस आ गया, कोई जज है मान लीजिए आप लोग, तो बीइंग ए जज आप लोग क्या सजा देंगे इस इंसान को? ये बताइए आप लोग। वो अभद्र भाषा का यूज मत कीजिएगा। मुझे पता है कि कुछ मेरे भी मन में गुस्सा बहुत फूटा था एकदम देखकर ये चीजें, पर लेकिन फिर भी डिसेंट लैंग्वेज में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में आंसर देते हैं। आगे बात करते हैं। यहां पर जो जियो है वो टॉप बिडर निकल कर आया, यानी कि बिड जो है सबसे ज्यादा टॉप लगाई है जियो के द्वारा। ये काफी बड़ा गेनर होगा यहां पर, जो आने वाले टाइम में एक स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा, ठीक है? तो यहां पर सबसे टॉप पर जियो है जिसके द्वारा 57,122 रुपए जो टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारती एयरटेल नीचे है और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया है। आने वाले टाइम में आप लोगों को यहां पर चीजें नजर आएगी कि जियो का ही वर्चस्व हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सिचुएशन कहां पर और कैसे जाकर रुकती है। बाकी यहां पर बात की जा रही है यूपी के अंदर अभी रिसेंटली एक हरासमेंट का केस आया। ये इसके बारे में तो जो ट्विटर पर जो अभी रिसेंटली ट्रेंड भी आप लोगों ने देखा होगा, कल चल रहा था। देखिए कंडीशन कितनी खतरनाक है। एक लड़की को हरास किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, और वो लड़की अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रही है तो उठाकर उसके फादर को गोली मार दी। ये आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पर। ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो किस लेवल पर आज के डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। हाथरस का केस आप लोगों ने देखा, कई सारे ऐसे दुनिया भर के केस निकल कर उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस लेवल पर स्टेप उठा रहा है? तो एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली एक बात हो जाती है, क्या महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी? तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे बात करें तो यहां पर जैसे तमिलनाडु के अंदर बोला गया था कि अगर पावर में आएंगे तो फार्मर का लोन माफ कर देंगे, ऐसे यहां पर अकाली दल के द्वारा बोला गया कि वो फार्मर का लोन माफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? आत्मनिर्भर गवर्नमेंट जो है बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर गवर्नमेंट जो फेलियर है कीप करने के लिए पोल प्रोमिस तो इंक्रीज द सब्सिडी। यानी कि देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट आज के डेट में काम नहीं कर पाती है ढंग से, तो फिर ऐसे ऐसे आप लोगों के सामने ये चीजें देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा भी किसान जो रैली है उसके अंदर एंट्री कर ली गई है। तो सब अपनी अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं, तो देखते हैं किसकी रोटी ढंग से सिकती है और कौन जनता अपने पलकों पर बैठाती है आगे जो भी चीजें होती हैं, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आर्टिकल देखेंगे डिटेल में काफी अच्छे से। तो ये 2 वीडियो डेली देखने को मिलती है उनके लिए जो न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था और डेली आप लोग क्या कीजिए ये काम, जो न्यू मेंबर होते हैं, जो डेली नए नए मेंबर आते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में न्यू मेंबर आप लोग लिख दे कीजिए।
इससे ये रहता है कि कम से कम कि यहाँ पता रहता है कि कितने सारे न्यू मेंबर जुड़ रहे हैं और उनके लिए कैसे हम लोग को एनालिसिस को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये जरूर याद कीजिए आप लोग। और बाकी का एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ओल्ड मेंबर नहीं लिख सकते क्या, तो ओल्ड मेंबर भी लिख दे कीजिए कि सर हम ओल्ड मेंबर है। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड तो गोल्ड है यार, इतने दिनों से जुड़े हो आप लोगों को नहीं भला रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो ओल्ड इज गोल्ड तो लिख देना, ओल्ड वाले लिख देना ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। न्यू जो जुड़ रहे हैं वो भी कुछ दिनों में गोल्ड हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। सीज फायर वॉयलेशन के बारे में बात की जा रही है, डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, अच्छे से चीजें जानने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छे से हम लोग चीजें समझेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ चीजें साइड में यहां पर बात की जा रही है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत सुधर रही है, तो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें और जानने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इकोनॉमिक सर्वे से बात की जा रही है, तो इसके बारे में वीडियो के एंड में बताऊंगा आप लोग क्या करना है। बाकी यहां पर क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों से कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन, ये इंटरव्यू के अंदर पूछे गए, इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अगर आप लोग इसके बारे में आपका क्या मानना है कि क्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग क्या आंसर देंगे। तो जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं आंसर। ये इथोपिया के बारे में बात की जा रही है, तो इथोपिया कहां पर है, कुछ कंडीशन है उसके बारे में समझेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया के व्यापार के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फायदा हो सकते हैं, ये डेटा पॉइंट है इसके बारे में जानेंगे। और ये है हमारी कंट्री का जो कार्टून है आज का, तो कार्टून ऑफ द डे यहां पर बात की जा रही है। देखो सी हाउ इजी इट इज, यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान है जिसको आप लोग कॉमन मैन या फिर मैंगो पीपल बोलते हैं, वो बोल रहा है कि जो सिलेंडर का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और पेट्रोल डीजल के प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहां पर दिखाया गया कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो दिखा रहे हैं कि कहां है इजी, तो है कहां लग रहा है आप लोगों की भार बढ़ रहा है, उठा तो पा रहा हूं, यानी कि जो भार पड़ रहा है यहां पर इसके प्राइस का, तो ये कार्टून ये दिखा रहा है कि भार कहां है, देख उठा तो लिया मैंने, तो हमको लग रहा है भार है, बोझ है। तो एक तरीके से यहां पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट को। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर एग्जाम में क्या हम लोग को गवर्नमेंट के अपोज में लिखना है, तो गवर्नमेंट के अपोज में नहीं, आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, ठीक है, तो आप लोगों को उसको इस तरीके से मेंशन करना है कि हाँ ये चीजें कुछ दिक्कत कर रही हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जा रहे हैं, कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है पर ये चीजें दिक्कत है, पर इनका हम सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं। तो जब सॉल्यूशन आप लोग देंगे तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में आएगा कि क्रिटिसाइज भी कर दिया गलत हो रही है, पर लेकिन सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि सॉल्यूशन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट का नाम लिखकर डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वरना आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है एग्जाम में। ओके, डेटा पॉइंट क्या बता रहा है, डेटा पॉइंट ये बता रहा है कि पर्सनल लोन जो है वो अभी रिसेंटली घटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने पर्सनल लोन जो है पिछले कुछ दशक में लेना बंद कर दिया, फिर उनको देना बंद कर दिया, जो भी आप लोग बोलिए। नॉन फूड क्रेडिट, ये फूड की कैटेगरी में जो क्रेडिट देता है वो एक अलग है। अगर इसके अलावा जो नॉन फूड क्रेडिट जो दिया जाता है वो घटकर काफी कम आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। पर्सनल जो लोन है वो भी यहां पर आज के दिन में आप लोग को देखने को मिलेगा, ये घटता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2009 से आप लोग कंपेयर करेंगे तो लार्ज इंडस्ट्री को जो लोन दिया जाता था वो भी घट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन जाता था वो 2021 में थोड़ा बढ़ा है। बेसिकली दिखाने क्या कोशिश की जा रही है, हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। एक ये दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि आप लोग काम करो, दूसरा होता है कि आप लोग काम ही ना करो। यानी कि काम न करना भी एक काम है। जब हमारी कंट्री में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जो सारे ऑफिशियल हैं वो एक ऐसी कैटेगरी में आ गई है कि कोई डिसीजन न लेना भी उन्होंने डिसीजन बना लिया है। यानी कि अगर बैंकिंग सेक्टर में आप जाते हैं लोन आप लोगों को लेना है तो लोन आप लोगों को नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये डिसीजन नहीं लेगा तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं आकर, वरना पता चला लोन दिया वो एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। तो इसके गले में एक तरीके से तुरंत अगर पट्टा डल जाएगा, पकड़ कर ले जाएंगे कहां से एनपीए कैसे करा दिया। तो अगर ये डिसीजन ही ना ले, लोन किसी को देना तो कैसे रहेगा। तो एक तरीके से ये भी फंडा देखने को मिलता है कि काम न करने का डिसीजन लेना भी एक डिसीजन होता है। तो ये इस तरीके की कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो है उसके चलते ऐसी सिचुएशन निकलकर सामने आती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कई सारी नई नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है, अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी कई सारे आप लोगों ने आर्टिकल देखे कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी का ग्रोथ है
वो पॉजिटिव में आ गया है 0.4%। तो ये जो जीडीपी बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं तो ये कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस आप लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसको जीडीपी बोलते हैं। अगर अलग अलग सेक्टर के बारे में बात करें तो आप लोग इसको जीडीपी नहीं, इसको जीवीए बोलेंगे आप लोग, ठीक है। जीवीए की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग बताइए, आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है -24.4 पहुंची थी, जो कि बाद में चलकर 23.9 भी बोला गया। ये हमारी कंट्री सबसे ज्यादा नेगेटिव में पहुंची और फिर आगे चलकर माइनस में ही 7.3 भी हमारी कंट्री का देखने को मिला। 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में हम लोग माइनस रहे। इसको समझिए 1 मिनट के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए क्वार्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो 4 क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला क्वार्टर जो रहता है ये होता है बेसिकली अप्रैल मई जून, दूसरा रहता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथा रहता है जनवरी फरवरी मार्च। तो टोटल मिलाकर 12 महीने जो होते हैं वो 4 क्वार्टर में डिवाइड होते हैं, 3-3 महीने के। इन 12 महीने में से अगर कोई से भी जो 2 क्वार्टर हैं यानी कि कोई से भी अगर 6 महीने हैं वो ग्रोथ जो है नेगेटिव में अगर दिखाया जाए तो यहां पर ये टेक्निकल रिसेशन की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि अगर 2 ग्रोथ जो है कंटिन्यूअसली वो नेगेटिव हो जाए तो ये टेक्निकल रिसेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला कब, ये था यहां पर अप्रैल मई जून में। पर लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लॉकडाउन लग गया तो इसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला 2 कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर में, तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोल दिया। पर लेकिन तीसरे ग्रोथ क्वार्टर में अब हम लोग यहां पर बाहर निकल कर आ गए तो इसको अब यहां पर पॉजिटिव साइड बोला जा रहा है। तो टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकल गए ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो टेक्निकल रिसेशन शब्द आप लोग याद रखिएगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो 2 क्वार्टर तक जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद में जीडीपी बढ़ी, इसको बोलते हैं 0.4%। तो टेक्निकल रिसेशन से हम लोग बाहर आ गए तो अच्छी बात है। पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से फिर चीजें काफी बर्बाद हुई और आगे चलकर फेज मैनर में अनलॉक किया। तो अनलॉक जो हुआ यहां से अब थोड़ी नॉर्मल सी आई, तो उसके चलते फिर कुछ त्योहार भी आप लोगों को देखने को मिले। कुछ त्योहार पर लोग अपना सामान वगैरह खरीदते हैं तो चीजें बढ़ती नजर आई, जैसे कि दीपावली वगैरह। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग कंडीशन यहां पर देखिए, ये बोला जा रहा है कि उस लेवल पर ग्रोथ नहीं है जैसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, या फिर कोई दूसरा एरिया है कहां पर क्या क्या ग्रोथ है तो उसके बारे में हम अंदाजा करेंगे। पर उससे पहले आप लोग यहां पर देखिए हमारी कंट्री के कोर सेक्टर अगर आप लोगों से कोई पूछे कौन से हैं और उनका वेटेज कितना है तो ये याद रखेगा टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर में क्या क्या आता है, कोयला, कोयले की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ में क्रूड ऑयल कच्चा तेल जिसमें से डीजल पेट्रोल ग्लिसरीन निकाला जाता है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, स्टील के बारे में बात की जा रही है, सीमेंट के बारे में, फर्टिलाइजर जो बेसिकली खाद वगैरह है, और इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे 8 के 8 अगर एरिया के बिना कोई काम अगर आप लोग कर पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। खासकर इंडस्ट्री के फील्ड में आप लोग बात करिए, अगर आप लोग गाड़ी लेकर चलते हैं तो आप लोग को तेल चाहिएगा, घर बनाना है तो सीमेंट चाहिएगा, स्टील चाहिएगा, खेती करनी है तो फर्टिलाइजर चाहिएगा, अब कोई भी काम करना है इन सबसे रिलेटेड तो बिजली चाहिएगी। तो कोर एरिया बोलते हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसका होता है, यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बेसिकली रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल के डेट में अगर बात की जाए जो चीजें चल रही हैं, हालांकि अगर आईपीपी में आप लोग इसको देखेंगे यहां पर जो वेटेज दिखाया जा रहा है, देखिए अलग अलग कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से कैसे बन सकता है, सबसे पहले आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि कितने कोर सेक्टर हैं, तो आप लोग बोलेगा 8 कोर सेक्टर हैं। अगर इनके बारे में आप लोगों से बात की जाए कि इनका वेटेज कितना है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो ये वाली पीपीटी मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी दिखाई है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो आईआईपी में जो वेटेज होगा यहां पर ये 28% है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो पहले नंबर पर रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये क्या है, ये बेसिकली स्टील, ठीक है। तो कम से कम 3 याद रखिएगा। चौथे नंबर पर आएंगे तो आप लोगों को कोयला देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पर जब आप लोग आएंगे आप लोगों को क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा। 6ठे नंबर पर आएंगे तो नेचुरल गैस देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर सीमेंट और 8वें नंबर पर यह फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से 8 के 8 का वेटेज आप लोगों को पता होना चाहिए। खासकर 3 सबसे ज्यादा है और सबसे कम वाले का जरूर याद रखिएगा। सबसे कम जो यहां पर फर्टिलाइजर का है, तो ये पर्टिकुलर एरिया अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखना। तो अभी यहां पर इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है कि ये पर्टिकुलर एरिया कुछ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो ऐसी चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली आती हैं। अब आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में बोला गया कि जो जीवीए है यहां पर ये 3.9 रहा, जो कि एक अच्छा जीवीए आप लोग बोल सकते हैं। जीवीए वो बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। जैसे पूरे देश का जब हम लोग निकालते हैं ग्रोथ तो उसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं,
ठीक है। पर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, जैसे एग्रीकल्चर का निकाल लिया, इंडस्ट्री का निकाल लिया, अगर अलग अलग सेक्टर का आप लोग अगर एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस में जो ग्रोथ देखने को मिला तो उसको आप लोग जीवीए बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे जीवीए मिलकर आपकी जीडीपी बन जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.2 और 6% के करीब यहां पर देखने को मिला। पर लेकिन कई सारे सेक्टर जो हैं पेंडेमिक की वजह से स्ट्रेस में भी आप लोग चलते रहे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये कई सारे एरिया हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए आप लोग यहां पर नजर आए। यानी ये कहने के लिए बढ़े पर लेकिन चीजें कई सारी नहीं बढ़ पाई। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है देखिए ये भी रिबाउंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई सामान लेकर आते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सामान में और फिर उससे पैसा कमाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि आप लोग कोई काम, जैसे आप लोगों ने कुछ सामान खरीदा और फिर आप लोगों ने उसको उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। बाकी अगर बात करें रिटेल यानी कि खुदरा, जो बेसिकली व्यापार, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये ज्यादा अच्छे लेवल पर नहीं बढ़े। तो ये सोचने का रीजन है यहां पर कैसे लेकर हम लोग को चलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आता है ना, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में एनएसओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एनएसओ के बारे में पूछ भी लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एनएसओ है क्या बेसिकली, ठीक है। किस तरीके से एनएसओ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है और कहां से निकाल कर आया। तो नॉर्मली अगर बात की जाए एनएसओ के बारे में, क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछ लिया जाता है कि एनएसओ जो है वो किस किस को मर्ज कर बनाया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एनएसओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो ये एनएसओ जो बनाया गया है ये दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर बनाया गया है। जो क्वेश्चन बन सकता है, एक को बोलते थे पहले एनएसएसओ, इसको बोलते थे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस सीएसओ को मिक्स कर यहां पर बनाया गया। सीएसओ की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, सीएसओ क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ और सीएसओ को मर्ज कर एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको, सॉरी, एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज कर एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको एनएसओ बोला गया, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। तो इसको मर्ज कर ये सिंगल ऑफिस बना दिया गया। डुप्लीकेशन होता था कई सारे कामों का, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है जब चीजें सामने निकल कर आती है। अगर बात करें सेकंड वेव इन्फेक्शन की देखने को मिल रही है अभी महाराष्ट्र के अंदर कई सारे एरिया में, यानी कि फिर से ये कोविड-19 के जो केसेस हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको कैसे लेकर चलना है, इसके बारे में क्या सोचा जाए कि ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ताकि आने वाले टाइम में हम लोग अर्थव्यवस्था को प्रॉपर वे में सही डायरेक्शन से लेकर चल सकें। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर, देखिए जो वैक्सीन है वो सही पैटर्न में हम लोग को लेकर चलनी पड़ेगी। उसका शीघ्र और सहज ये इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही बीमारी अगर कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं तो चीजें सुधरती हुई भी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताई गई है। आइए आगे चलते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोग कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी और क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनका आंसर जरूर देना। ये कोटेशन से जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट भी आप लोगों को इनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, या फिर ऐसे आता है लिखने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बोला गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है शुड नॉट बी डेड केस इन विच लिविंग माइंड जो है बेसिकली दे आर फीड विद ऐसे फूड जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। यानी कि अगर किसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोग जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर ऑलरेडी जो चीजें बोली जा रही है बस वही यहां पर फॉलो कीजिए, कोई अपना दिमाग नहीं यूज करे। यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिमाग यूज करना जरूरी है, उसके अंदर बिना दिमाग यूज किए काम नहीं चलेगा। पर लेकिन अगर बोल दिया जाए कि दिमाग यूज करना नहीं है, जैसा चल रहा है बस यही करना है, ठीक है, बस आप लोगों को इतना पढ़ा दिया गया यही पढ़ना है, इसके अलावा क्वेश्चन मत पूछ लेना, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कि जो शैक्षिक संस्थान है वो एक अमृत पिंजरे की तरीके से नहीं होने चाहिए। वहां पर जो भी भोजन दिया बस खिला दिया, जो कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया, उनके अंदर खुद भी पावर है सोचने की, समझने की, क्वेश्चन करने की पावर है, तो वो चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर बेसिकली कमेंट करना है। एक तुर्किश ब्रिटिश यानी कि तुर्की और ब्रिटेन दो कंट्री के नेशनलिस्ट यहां पर एक पर्टिकुलर राइटर हैं जिनका नाम है एलिफ स्फाक, ठीक है। तो इनके द्वारा भी बोला गया था एक इंटरव्यू के अंदर कि व्हेनेवर देयर इज ए पावर देयर इज ए पॉलिटिक्स, यानी कि जहां पर पावर की बात करेंगे वहां पर पॉलिटिक्स आएगी आएगी। बिना पावर बिना पॉलिटिक्स, आप जहां पर पावर है वहां पर बिना पॉलिटिक्स की आप लोग रह ही नहीं सकते हैं। आखिर ये चीजें आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं क्या उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो स्टूडेंट हैं क्या उनको पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनके ऊपर कमेंट करना चाहिए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। इंटरव्यू में ये पूछा गया क्या स्टूडेंट को पॉलिटिक्स का पार्ट होना चाहिए, स्टूडेंट को पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में कैसे अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है।
उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले समझिए ये बोला क्या गया है। दिसंबर 2019 में हमारी कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनको आज के में एजुकेशन मिनिस्टर भी आप लोग बोलते हैं, नाम है इनका मिनिस्टर जो है यहाँ पर पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक साहब के द्वारा बोला गया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको पॉलिटिक्स से साइड में इनके अलग रखना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पर जिस इंसान के द्वारा ये बोला गया उस इंसान की पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी की खुद की एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है अखिल भारतीय विद्या परिषद। तो अखिल भारतीय विद्या परिषद जो है वो जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं उनके खिलाफ में वो जाकर बेसिकली जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करती है। यानी कि जैसे फार्म बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये फार्म बिल को सपोर्ट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि खुद यहां पर जो मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी खुद की एक स्टूडेंट की विंग है जो खुद पॉलिटिक्स करती है। तो क्या ऐसी स्टेटमेंट देना सही है? तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। अगर बात की जाए आज के दिन में, देखिए बात की जा रही है यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है डी पॉलिटिक्स, ठीक है। डी पॉलिटिक्स को पहले आप लोग समझिए तब आप लोग आर्टिकल समझ पाएंगे कि डी पॉलिटिसाइज की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगर मैं आप लोगों से यहां पर यह पूछूं आज के दिन में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों मैंने कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाई, पॉलिटी के अंदर मैंने सारी बातें बताई, कैसे कैसे इलेक्शन किस किस का होता है, सारी चीजें आप लोगों को बताई। अगर वो चीजें आप लोगों को न बताई जाए, आप लोगों को न पढ़ाई जाए, क्या आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है, हमारी कंट्री में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, आप लोग इसके बारे में कोई अंदाजा लगा पाएंगे? तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि यहां पर बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाए, पर लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो सबकी आजकल में विंग से बनी हुई है, चाहे बीजेपी की बात कर ली चाहे कांग्रेस की, सबकी खुद की पॉलिटिकल विंग है जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलती है। तो ये खुद पॉलिटिसाइज करती हैं जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है और फिर ऐसी बात करती हैं। तो डी पॉलिटिसाइज करने की बात तो स्टार्टिंग में जब हमारी कंट्री आजाद हुई उस टाइम पर भी यहां पर बोला गया था, घनश्याम शाह जो राइटर थे उनके द्वारा, कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटीज में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, पर लेकिन जो कैंपस है उसको बोला गया था कि अपॉलिटिकल होने चाहिए, यानी कि फोकस स्टडी पे होना चाहिए, यानी कि बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया तो जाना चाहिए, पर लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपनी स्टडी पर ढंग से फोकस देकर चल सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट जो है अगर प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है उसको डिसमिस भी कर दिया जाते हैं। तो अगर इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसको कई तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। हमारी कंट्री में हमको वोट डालने का हक दे दिया गया है 18 साल की उम्र में। हमारी कंट्री में अगर बात करें शादी के बारे में तो लड़कियों की शादी कर दी जाती है 18 साल की उम्र में, ठीक है। कई सारे राज्य ऐसे हैं कि स्टेट ऐसे हैं जो शराब पीने के लिए अलाउ भी करते हैं अगर 18 साल की उम्र आप लोगों की हो जाती है तो। वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र या फिर उससे ज्यादा आप लोग देख ही रहे हैं, ये सारे अधिकार हम लोगों को दे दिए गए हैं हमारी कंट्री में। पर लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि यहां पर अगर कोई कैंपेन चला जा रहा है, यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडल्ट उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर उसको बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है आप लोगों को। तो ये कैसी आयरनी है, ये ऐसे कैसे आप लोग बोल सकते हैं? तो ये सोचने वाली थोड़ी बात है। इलेक्शन जब होते हैं यहां पर अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि यूथ को मोबिलाइज किया जाए, और उन्हीं यूथ को आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से चीजें आगे लेकर चली जाएगी? एक्सपेक्टेशन की अगर बारे में बात करें तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना ओपिनियन, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एक डेमोक्रेटिक राइट है इनका, ये काम करेंगे। इनको आप लोग कैसे रोक सकते हैं? तो ये किस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं? तो अगर बात की जाए यहां पर बीइंग एपॉलिटिकल, इसका मतलब ये होता है, डिक्शनरी की डेफिनेशन अगर आप लोग बात करें कि आप लोगों को नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कनेक्टेड नहीं है और नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप लोग बोलिए, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर पार्टी जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ में ही कनेक्टेड है। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से ही इन्फ्लुएंस है। क्या क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होना जरूरी नहीं है जो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझाने के लिए एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण इनके द्वारा दिया गया, राइटर के द्वारा। क्या बोला गया इनके द्वारा ये बोला गया कि अगर आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो पैदा हुआ एक ऐसे एरिया में जहां पर जो रिवर है उसको गंदा किया जाता है, जहां पर उसमें गंदगी आती है, इंडस्ट्री से निकल कर सीवेज जो होता है उसमें बेसिकली सारा वेस्ट जो वाटर होता है वो डंप कर दिया जाता है नदी के अंदर। तो अगर वो उससे परेशान है जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक का, और कल को कोई प्रोटेस्ट होता है, उसने वो सारी चीजें देखी है, तो कल को कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही है
कि कैसा गंदा पानी नदी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो बीजेपी का सपोर्ट रहे या फिर कांग्रेस का सपोर्ट रहे, किसी रीजनल पार्टी के खिलाफ में जाकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एक पर्टिकुलर एक धारणा बन गई है कि यार ये चीज ना स्टार्टिंग से मुझे परेशान करती आ रही है। तो इस तरीके से वो पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है पावर में, तो प्रोटेस्ट का रिलेशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिट में इंसान खड़ा हुआ है, उसको पर्टिकुलर चीज खराब लगी तो इसलिए उसने आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में। यहां पर एक बात की जा रही है, रैने जो विलेज है, यहां पर जो रैने विलेज है यहां पर उत्तराखंड के अंदर में चिपको मूवमेंट चलाया गया था 1970 में। अभी रिसेंटली यहां पर 62 लोगों की जान चली गई लैंडस्लाइड के चलते। इसी के चलते यहां पर बहुत सारे जो उस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे थे 1970 में। आज की डेट में हम लोग खड़े हैं 2021 में, तो यानी कि आज की डेट में उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, जो उस टाइम पर जिन्होंने पेड़ को पकड़कर गले लगाया था कि हमसे पहले, जो पेड़ से पहले आप लोग हमको काटिए, हम लोग पेड़ नहीं कटने देंगे। तो वो आज के डेट में जवान हो चुके हैं, कोई तो बूढ़े भी हो चुके होंगे। तो उस टाइम पर उनके द्वारा वो प्रोटेस्ट किया गया था, आज तक भी हम लोग नहीं सुधरे हैं। ठीक है, वो प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थोड़ी था, वो प्रोटेस्ट था जो खराब चीजें हो रही हैं, जैसे कि 62 लोगों की जान चली गई। अब कौन इसका रेस्पॉन्सिबल रहेगा। सारे जो यहाँ सारे साइंटिस्ट हैं हमारी कंट्री में, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर एरिया में आप लोग बड़े बड़े डैम मत बनाइए, थोड़े छोटे छोटे डैम बना लो। जो डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उसको थोड़ा रोकिए, पर लेकिन किसी का उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो फिर ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो कौन इसका रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें गलत क्या है, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर AK जो रामानुजम है उनसे सेलिब्रेटेड कई सारे ऐसे थे, 300 रामायण 5 एग्जाम्पल, जो 3 थॉट्स ऑन ट्रांजिशन, जो बेसिकली हिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड थे। तो ये कई सारी चीजें यहां से हटाई जा रही हैं। इसी के साथ में CBSE को बोला जा रहा है कि 30% जो सिलेबस है उसको हटा दिया जाए कोविड-19 या किसी भी रीजन की वजह से, जो भी चल रहा है इनके माइंड में, 9 से लेकर 11वीं क्लास में। तो इसमें ना तो फेडरलिज्म का पता होगा उनको, यानी कि संघवाद का ढांचा क्या है, ना सिटीजनशिप क्या है ये पता होगा उनको, और ना सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनको पता होगा। 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़कर निकल जाएंगे, पर इन शब्दों के बारे में उनको कुछ नहीं पता होगा। तो ये कितना सही है कि एजुकेशन में से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये सही है। तो राइटर बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। जो बच्चे नए निकल कर आएंगे आगे चलकर, जनरेशन जो होगी, उनको ये चीजें पता ही नहीं होंगी, तो कैसे काम चलेगा फिर। तो ये इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो है उसको कम से कम ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और एजुकेशन को पॉलिटिसाइज नहीं करें इस तरीके से। प्रोटेस्ट एक अलग चीज है अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, पर पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, उसको दोनों को मर्ज मत कीजिए, ये समझाने की बात की जा रही है। आर्टिकल 19 जो है हमारे संविधान में, जब पार्ट 3 में जाएंगे आप लोग फंडामेंटल राइट के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, राइट टू असेंबली के बारे में, राइट टू एसोसिएशन के बारे में। तो ये सारे हक हमारे संविधान ने ऑलरेडी हमको दे रखे हैं, तो फिर क्यों लोगों को इंडिपेंडेंट तरीके से अपने थॉट प्रस्तुत नहीं करने दिया जाता है। अगर कोई बोल रहा है तो क्यों उसको हर टाइम ऐसा मुद्दा बना लिया जाता है कि हाँ ये गवर्नमेंट के खिलाफ में बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट के खिलाफ में नहीं, जो गलत चीज सोसाइटी में हो रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो यूथ को कम से कम इतनी चाहिए, तो इतना तो हक उसको देना चाहिए कि वो ये बातें बोल सके। अगर बात की जाए राइट के बारे में, रहने के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, कोई अगर जॉब बोल रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में बात करना क्या गलत है। अगर बंदा एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ में, आज की डेट में एक बच्चा है जिसके द्वारा 10th किया गया, 12th किया गया, आगे अच्छा खासा पैसा लगा के इंजीनियरिंग किया गया, आगे और जब जॉब नहीं मिला सोचा चलो और कुछ पढ़ लेते, MBA कर लिया, आगे चल के कुछ और मन नहीं जॉब मिली, अभी कुछ और कर लिया। अब कुछ भी कितना भी पढ़ लो देश के अंदर, एक जॉब की गारंटी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर जॉब की गारंटी नहीं हो रही है तो फिर इस इंसान का इतना टाइम वेस्ट क्यों किया जा रहा है, इस इंसान का इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। और इसी के साथ में अगर कोई पर्टिकुलर PhD होल्डर है और उसको बोल रहे हैं आगे चलकर वो क्लर्क की जॉब, या फिर वो आज के दिन बात करें पियोन की जॉब के लिए लाइन में लगा हुआ जाकर, तो क्या इतना पैसा और इतना मनी, इतना टाइम बर्बाद करना सही है। अगर पियोन की ही जॉब करने की स्थिति में इसको लेकर आना था, तो स्टार्टिंग से वो तो 10th 12th कर भी इंसान बन जाता है, 8वीं पास कर भी पियोन बन जाता है। तो क्यों इसको यहां पर इतनी क्वालिफिकेशन दी, क्यों इसके जो माँ बाप है उन्होंने इतनी अच्छी, जो इतनी मेहनत से कमाई की थी, वो पैसा बर्बाद किया गया। तो ये कहीं ना कहीं टैलेंट को बर्बाद करने वाली बात है, अंडरमाइन करने वाली बात होगी। एक पर्टिकुलर बंदा है जो PhD कर रहा है एक पर्टिकुलर फील्ड में और उसको जॉब नहीं मिल रही है, और आगे चलकर वो क्या कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पियोन की जॉब कर रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी में सही है। तो ये गब्बर इज बैक वाली मूवी वाला बात हो गया। ठीक है,
तो जिसमें गुत्थी जो है उसको एक कांस्टेबल की जॉब मिली हुई है और वो सोचने में एक तरीके से जो वहां पर उसके ऑफिसर रहते हैं उनसे भी ज्यादा सोच पाते हैं। तो इसके फ्यूचर की जनरेशन के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ने वाले हैं अगर एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर आप लोग दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, पर कुछ डिफरेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर डिफरेंट चीजें क्या है, डिफरेंट चीजें यहां पर ये हैं। अगर आज के दिन में ईरान के बारे में आप लोग बात करिएगा तो ये ईरान का मैप है। ईरान यहां पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है, ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है, यहां पर गल्फ ऑफ ओमन है। टच करने वाली कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया ये देखने को मिल रही है। तुर्की यहां पर है, ये इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इधर आप लोग देखते हैं इसके पड़ोस में। अगर आज की डेट में आप लोग बोले ईरान में रियलिटी क्या है, ईरान में देखिए दो आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। एक को बोलते हैं हार्ड लाइनर। हार्ड लाइनर मतलब वो हमेशा ये बोलते हैं कि एक तरीके से रिलीजन को फॉलो करो, यूएसए के साथ में कभी भी डील मत करो, अपने हिसाब से काम करो। और दूसरी साइड में मॉडरेट टाइप के लोग जिसको हसन रूहानी लीड करते हैं, जो आज के में प्रेसिडेंट है। 2 बार बंदा प्रेसिडेंट बन चुका है, पहली बार प्रेसिडेंट बना, अब दूसरी बार प्रेसिडेंट बना, अब तीसरी बार प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन होने वाले जून के महीने में। अब यहां पर जब हार्ड लाइनर यहां पर ये बेसिकली जो हसन रूहानी साहब जो हैं, जब हसन रूहानी साहब यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ में डील करने जा रहे थे, तो ये जो हार्ड लाइनर है इनके द्वारा अपोज किया गया था कि ये कंट्री जो है वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है, इनके साथ में डील मत करो। पर हसन रूहानी जान रहे थे कि अगर डील सही से हो जाती है तो आगे चलकर कंट्री पर बहुत सारे जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो हट जाएंगे, इकोनॉमिक जो है वो सही डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लोगों के हाथ में इंप्लॉयमेंट आएगा, जो करेंसी है वो सही डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कंट्री जो है ग्रोथ होगा, और जब कंट्री में इकोनॉमिक सुधरती है तो सारी चीजें सुधरना स्टार्ट हो जाती है, लोगों के मन में शांति रहती है, जो मिलती है काम पर जाते हैं, बिजी रहते हैं, फालतू की चीजों में अपने आप को बेसिकली एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये सारा सिस्टम सोचा गया और सब कुछ सही भी चल रहा था जब तक यहां पर 2016 के इलेक्शन नहीं हुए। जैसे 2016 के इलेक्शन हुए तो जो बाइडेन अभी फिलहाल प्रेसिडेंट है, उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट चुनकर आए, 45वें प्रेसिडेंट। उन्होंने पहले ये बोल दिया था कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बना लोगे तो ईरान के ऊपर मैं सैंक्शन लगाऊंगा। इनके द्वारा वही काम किया गया कि आते ईरान के ऊपर सैंक्शन थोप दिए बहुत सारे, और ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया। अब हसन रूहानी साहब जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकल एरिया में अपनी कंट्री के अंदर, उनमें जो हार्ड लाइनर है जो इनको अपोज कर रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन न करो, अब उनको तो सह मिल गई कि देखो बोला था ऐसा मत करना। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करने गए और किसी मामा फूफा चाचा ने आप लोगों को यहां पर सजेशन दिया कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये प्रिपरेशन मत करो, पैसे लग जाएंगे और टाइम लग जाएगा और आप लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो खुद बर्बाद होकर बैठा है, तो इसलिए वो ऐसे सजेशन दे रहे हैं। तो अब पता चला कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो शांति में बैठ जाएगा, आपके बारे में बताएगा कि हाँ मेरा भतीजा है, मेरा इस तरीके से रिलेटिव है। पर लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुरंत आपके पापा के पास में, मम्मी के पास में, घर पे आकर बोलेगा देखो मैंने कहा था उस टाइम पर, मेरी बात सुन लेते तो इसका टाइम भी बच जाता और आज के दिन इतना पैसे बर्बाद नहीं करना पड़ता। तो वही बात यहां पर हार्डलाइनर अब इनको बोल रहे हैं कि अगर उस टाइम पर सुधर जाते तो आज के दिन में जो कंडीशन ईरान की है वो कंडीशन नहीं हो पाती, तो तुमने ईरान की कंडीशन खराब कर डाली। तो इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आज के दिन में ईरान की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप लोग जाकर बात करेंगे। अब यहां पर आप लोग बोलिए इलेक्शन हो रहे हैं जून के महीने में, जून के महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या यहां पे हसन रूहानी चुन कर आएंगे? क्योंकि उस टाइम पर जिन्होंने इनको वोट दी थी, जो मॉडरेट थे उस टाइम पर कंट्री के अंदर, उन्होंने वोट दी थी। अब आज के डेट में वो भी परेशान है ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से, क्योंकि जो डील के लिए यहां पर इनको सपोर्ट किया गया था वो डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो इसके चलते कैसे नॉर्मल रिलेशन यहां पर हो पाएंगे? कल को चल के यहां पर जो बाइडेन है वो बोल तो रहे हैं कि हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर आएंगे, पर लेकिन अब तक कोई सटीक स्टेप इनके द्वारा उठाए नहीं गए, तो ये भी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि अगर जून के महीने तक अगर यहां पर कोई ढंग से कोई चीजें नहीं हो पाई तो अगर चल के कोई ऐसा पर्सन यहां पर हार्ड लाइनर टाइप का पर्सन जो है वो आकर बैठ गया और अपने हिसाब से रिलीजन के बेस पर अपने कंट्री में या फिर जो न्यूक्लियर वगैरह चीजें हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देगा, तो फिर ये टफ हो जाएगा इनके लिए डील में जाना। तो डील में चले जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, कम से कम इलेक्शन से पहले, ताकि इलेक्शन में इनको सपोर्ट मिले और यहां पर जो डील है वो सही डायरेक्शन में चल पाए और कंट्री की खस्ता हालत थोड़ी सुधरे। पर लेकिन अगर यहां पर कुछ भी अगर डिले किया जाता है तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या हसन रूहानी को ही प्रेसिडेंट बनाए रखना है, और फिर हसन रूहानी भी सोचेंगे क्या रियलिटी में क्या ईरान न्यूक्लियर डील को ही आगे लेकर चलना है, जब कोई सुन ही नहीं रहा है, इनके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो सारी राम कहानी यहां पर लिखी हुई है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है बेसिकली, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी आप लोग बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन,
ये यहां पर आज की डेट में दोनों साइड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसको आगे लेकर चलते हैं तो जो बाइडेन चाहते हैं उसमें उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ईरान भी चाहता है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन जो बाइडेन जो है और ईरान जो है वो उस पैटर्न में नहीं चल रहे हैं जिसमें इनको चलना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे। यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी बोला गया यूएस से ईरान जो चीजों को सपोर्ट करने के लिए, पर लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया जो ऑफर यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको एक्सेलरेट कर दिया, जो क्योंकि जून में इलेक्शन होने वाले तो इनको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो कल को अगर हसन रूहानी जो है जो को मॉडरेट लीडर बोला जाता है, अगर वो चुनकर नहीं आते हैं तो फिर क्या, उसके बाद में क्या, तो चीजें समझने वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है चुनकर आएंगे फिर से। तो जो बाइडेन को सही से काम करना चाहिए, हालांकि उन्होंने स्पेशल पर्सन यहां पर ये अपॉइंट कर दिया है, पर लेकिन दूसरी साइड में हरकतें भी ऐसी की जा रही है कि यहां पर कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट नहीं रह गया कि क्या गारंटी है कि जो बाइडेन जो है वो सही काम कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में कोई और लीडर आएगा वो फिर से डील से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भी चीजें समझने वाली है। जैसे ट्रंप ने हरकतें की, ट्रंप ने जो रायता फैलाया, क्या आगे इसकी कोई गारंटी है कि अगर रायता नहीं फैलेगा, तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सितंबर 11, 2001 में जब यहां पर यूएसए के ऊपर अटैक किया गया, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को उड़ाया गया, उस टाइम पर ईरान ने बोला था कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे तालिबान के खिलाफ लड़ने में, और ये अपनी बात पर टिके हुए हैं। पर लेकिन फिर भी जो यहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब थे, उन्होंने इनको एक्सिस ऑफ इविल की कैटेगरी में डाल दिया। एक्सिस ऑफ इविल जो है वो 3 कंट्री है, इराक, नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी उसमें रख दिया, यानी कि खतरनाक कंट्री इनके साथ में हमारे रिलेशन जो है कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। तो क्या ये सही चीजें हैं? तो एक जेन्युइन तरीके से काम को लेकर आगे चलना था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई 2015 में, ठीक है। तो उस टाइम पर ईरान के द्वारा सारी चीजें फॉलो की गई जैसा जैसा बोला गया था, एक अच्छे बच्चे की तरीके से। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बदमाश बच्चे थे, तो उनके द्वारा आकर अपनी पूरी नोटंकी स्टार्ट कर दी गई, सैंक्शन लगाए, ऊपर से कोविड-19 ने हरकतें खराब कर रखी हैं। तो ईरान की जो इकोनॉमी है वो ब्लीडिंग जोन में है, यानी कि खून निकल रहा है, यानी कि रो रही है, त्राही माम कर रही है ईरान की इकोनॉमी। तो जब त्राही माम कर रही है तो कितने लोगों के पास में जॉब होगी, कितने अच्छे से चीजें चल रही होंगी। अगर बात करें करेंसी की हालत क्या होगी, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी बनी हुई होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के दिन में जो ईरान की करेंसी है उसका नाम है ईरानियन रियाल, कैपिटल हो गई तेहरान, तो मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो क्या सिचुएशन होगी यहां पर? तो बाइडेन अगर चाहते हैं कि हार्ड लाइनर आकर यहां पर बेसिकली ड्रामा न करे आगे आने वाले टाइम में, तो इनको थोड़ा सा नॉर्मल होना पड़ेगा। सुलेमानी जो यहां पर कासिम सुलेमानी जो है उनका असैसिनेशन किया गया यूएसए के द्वारा, जो इनकी आर्मी के कमांडर लीडर थे। सीरिया के अंदर इनकी जो फैसिलिटी है उसके ऊपर स्ट्राइक की जा रही है यूएसए के द्वारा। इसी के साथ में ईरान की जो प्रो फैसिलिटी है वो आप लोग देख रहे हैं, तो इजराइल भी कर रहा है वहां पर काम, और अभी यूएसए ने भी वहां पर जो बेसिकली अटैक किया, ठीक है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में अगर यही कंडीशन चलती रही तो हसन रूहानी हार जाएंगे और वो लीडर चुनकर आएंगे जो कि आपके कब्जे में नहीं आएंगे, जो आज तक नहीं आए थे। तो फिर कंडीशन जो इस एरिया में काफी ज्यादा अशांत हो जाएगी, तो फिर सिचुएशन खराब होती नजर आएगी। तो डिप्लोमेटिक पाथ के चलते जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, वरना फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, ये गाना गाते हुए आप लोग नजर आओगे, ऐसा बोला गया राइटर के द्वारा, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर बताया कीजिए, ठीक है, चाहे नए मेंबर हो चाहे पुराने मेंबर हो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था को आप लोग को बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो उस कंट्री में आप लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जितना अच्छा इस एक्सपोर्ट होगा उतनी ही अच्छा काम चीजों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रीजनल लेवल पर और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर सही तरीके से हम लोग को अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग बढ़ा लेंगे तो हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है, बजट जो 2021-22 में बहुत फोकस दिया गया है, तो हम लोग सभी सेल्फ रिलायंस बनेंगे जब हम लोग सही तरीके से अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनते ही चीजें आगे बढ़ने लगती है। सेल्फ रिलायंट अगर आप लोगों को बनना है तो लोकल एरिया में बहुत ज्यादा फोकस आप लोगों को देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर में, तभी जाकर आप लोग यहां पर यूरोपियन यूनियन को सामान अपने बेच पाएंगे। और यूरोपियन यूनियन में टोटल में अगर 27 कंट्री है, क्योंकि यूके बाहर निकल गया तो इसके चलते 27 कंट्री रह गई है। तो आज की डेट में अगर यहां पर फेज मैनर में रिड्यूस किया जाए जो टैरिफ होते हैं जो लगाए जाते हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाए यूरोपियन यूनियन को, तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन को अगर वैसे आप लोग देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में, तो यहां से आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन जो है यूरोपियन यूनियन की कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिकली अगर देखना चाहते हैं तो ये कंट्री है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो 27 कंट्री है टोटल, जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो
अभी यूरोप के साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 39.9 बिलियन का देखने को मिलेगा। यूरोप या फिर वेस्टर्न यूरोप के बारे में अगर बात करते हैं तो टॉप जो प्रोडक्ट हम लोग यहां पर देते हैं तो अप्रैल यानी कि कपड़ा, जेम, ज्वेलरी, ये सारी केमिकल जो बेसिकली मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं यहां पर ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंदर आते हैं, जिसको जीएसपी बोलते हैं। जीएसपी का मतलब क्या है? जीएसपी का मतलब यह कि हमारे ये प्रोडक्ट यहां पर कई सारे इनमें से प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट जो है वहां सस्ते रहेंगे। तो इससे होगा कि हमारे प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे और खरीदेंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं इसके अंदर में। मेजर जो बेनिफिशियरी है आज के डेट में यूरोपियन जो जीएसपी प्रोडक्ट के अंदर हमारी कंट्री में, लगभग अगर बात करें जीएसपी की जो वैल्यू है ये 19.4 बिलियन थी 2019 में। 37% जो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन को होता है। टेक्सटाइल की कैटेगरी में अगर आप लोग बात करिए, केमिकल की कैटेगरी में बात करिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टील या दूसरी चीजें जो है यहाँ पर मेटल्स वगैरह, इनके बारे में बात करिए तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारी कंट्री में जो कि आज के डेट में आउट ऑफ द एम्बिट है यूरोपियन यूनियन जीएसपी, यानी कि इनके अंदर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस नहीं लगता है, यानी कि इनके ऊपर टैरिफ लगाए जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, तो इनको कोई खरीदता नहीं है जल्दी से। तो इसलिए यहां पर इनको आप लोगों को बहुत सारा ऐसा एरिया है कि आप लोग इनके ऊपर काम कर सकते हो और चीजों को नॉर्मल कर सकते हो। जो अप्रैल वाला यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री का जो कपड़ा उद्योग है वो यहां पर काफी फायदा उठाता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 7 बिलियन 2019 में, यानी कि 94% जो यूरोपियन जीएसपी जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को काफी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर आ गए यहां पर, जैसे बांग्लादेश हो गया, काफी अच्छा है कपड़ा उद्योग में, वियतनाम हो गया, काफी अच्छा कॉम्पिटिटर है, और वियतनाम का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो और फायदा होता है। और यहां पर बांग्लादेश जो गरीब कंट्री में आता है तो इसको कई सारे वैसे फायदे मिल जाते हैं, टैरिफ से रिलीफ मिल जाता है, तो इनका कपड़ा जो है काफी अच्छे लेवल पर वहां पर बेचा जाता है मार्केट में। तो हमारी कंट्री के लिए कंपटीशन है बहुत बड़ा, तो इसको टैकल करना पड़ेगा। तो इंडिया को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। 2007 से हम लोगों ने चीजों को स्टार्ट किया था, तो अब इसको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का टाइम आ गया। अब कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अब जल्दी से जल्दी चीजों को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म भी आ रहा है तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म आएगा तो बता दूंगा। रेगुलर कमेंट आ रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, आएगा तो आएगा, सबके लिए आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, पढ़ाई पर फोकस कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो बात की जा रही है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात की जा रही है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी पर्टिकुलरली इथोपिया के बारे में बात की जा रही है। तो इथोपिया एक ऐसी कंट्री है जिसको आप लोग देखिएगा, यहां से कंपेयर कीजिएगा तो ये इथोपिया है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। इथोपिया के आसपास में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, 4 कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे जो गेंडा होता है इसका एक सींग होता है ना, तो उसके नाम पर इसका नाम देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसका नाम रखा गया है। अदिस अबाब इसकी कैपिटल है, इथोपियन बिर इसकी करेंसी है, और ये यहां पर इसका फ्लैग हो गया। तो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। बोला जा रहा है कि इसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से अभी पास्ट में अगर देखें 52,000 के करीब जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, डिस्प्लेस किया जा चुके हैं लगभग 2 मिलियन इनके 20 लाख लोगों को, और 60,000 के करीब आज के डेट में जो यहां पर पड़ोसी देश है जैसे सुडान हो गया, ठीक है, उसके बॉर्डर पर जाकर पड़े हैं, जिसके चलते सुडान और जो है जो एरिट्रिया और खासकर एरिट्रिया में भी देखने को मिलेगा, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं यहां पर इसकी वजह से, जहां पर कई सारे लोग जाकर बसते हैं। तो शांति बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि यहां पर सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इनकी इंटरनल चीजें हमारे ज्यादा काम की नहीं है, पर लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये एलओसी के बारे में बात करें। एलओसी के बारे में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कराची एग्रीमेंट किया गया था 1949 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली लड़ाई हुई। उसके बाद में फर्स्ट सीज फायर एग्रीमेंट सामने निकल कर आया, और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर हम लोगों ने काम किया, और इसको सीज फायर लाइन बोला गया, CFL, सीज फायर लाइन, यानी कि जो लड़ाई है उसको रोकना है। दोनों सहमत हो गए, चलिए काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जो ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान का, उसके साथ में मिलकर काम किया गया। तो उस टाइम पर यहां पर मॉनिटर किया जाता है इसके द्वारा कि यहां पर जो सीज फायर लाइन है वो ढंग से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल सीज फायर जो एग्जीक्यूटिव में बात करते हैं 2003 में आया, जिसके चलते लगभग आने वाले टाइम में आफ्टर कारगिल जो वॉर हुई 1999 की, उसके बाद में इंप्लीमेंट किया गया। 2003 से लेकर 6 तक का कोई भी सिंगल जो बुलेट नहीं छुड़ाएगी, शांति बनाकर रखेगी। पर लेकिन उसके बाद में बहुत सारे सीज फायर के वॉयलेशन हुए। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है यहां पर ये इमर्ज हुई थी 1948 में, सीज फायर लाइन, और आगे चलकर कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि खस्ता हालत है। यहां पर कहां पर बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं यहां पर एग्जैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में।
इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर जो कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी बोले जाते हैं, तो यहां पर भी सिचुएशन नहीं सुधरी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान अभी फिलहाल आज की डेट में बह के 2020 के अंदर 5000 के करीब ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले, जिसमें यहां पर जो क्रॉस फायर वायलेशन देखने को मिला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन किया गया। अब फिलहाल इसको नॉर्मल करने की बात की जा रही है सीज फायर वायलेशन को, ताकि एक तरीके से काम कर सके आपस में मिलकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह बोलेगी कि सीज फायर वायलेशन को रोककर काम नहीं चलेगा अकेला, पाकिस्तान के साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्रिकेट वगैरह भी खेलना स्टार्ट करो, पीपल से पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाओ, तब जाकर चीजें नॉर्मल होती नजर आएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अकेले धकेले में पड़े हुए आप लोग चीजों को सुधार पाओगे, ठीक है। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो इसके ऊपर डिटेल में मैंने लेक्चर बना रखा है, ठीक है, तो जाकर उसको देखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिल जाएगी। ओके, तो यहां पर बेसिकली बताया गया कि जो इकोनॉमिक सर्वे आज के में वो रियलिटी में फैक्ट्स एंड फिगर न देकर जो गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनकी बढ़ाई करने वाला डॉक्यूमेंट ज्यादा हो गया है, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है प्रेजेंट टाइम पर। तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट अपना बखान ज्यादा करती है और रियल फैक्ट जो है इकोनॉमी के अंदर वो नहीं बताती है, एक तरीके से उन पर ज्यादा फोकस नहीं रहता है, तो इसलिए इसका कोई महत्व ज्यादा रह नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से न्यू कैलेडोनिया के बारे में पूछा था, बोला जा रहा है ये यूके की टेरिटरी है जिसमें कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे साउथ पैसिफिक में। दूसरा यहां पर बोला गया कि ये मेरीन लाइफ रिच लेगून आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1, बी में 2 में दोनों और डी में कोई सा भी नहीं। तो आंसर क्या है? आंसर यहां पर बी दूसरा सही है, क्योंकि ये फ्रेंच की टेरिटरी है, ठीक है। कहां पर है ये है ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यू कैलेडोनिया। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर। पर लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पर बोला कि यहां पर कहां पर है, यूके के अंदर है, और जब पैसिफिक बोल दिया तो आप लोग अगर कॉमन सेंस थोड़ी सी भी यूज करेंगे, जो यूके है वो अटलांटिक ओशन की साइड में देखने को मिलेगा। तो अगर कॉमन सेंस अगर एग्जाम में आप लोग यूज करते हैं ना, तो भले ही आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि हाँ न्यू कैलेडोनिया कहां है ये, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है। पर लेकिन अगर आप लोग देखिए, मैंने बोला यूके की टेरिटरी है, ठीक है, और अगर यूके की टेरिटरी बोला जा रहा है नॉर्मल तरीके से, तो यूके के कई सारे आइलैंड है वैसे तो, पर लेकिन अगर बोला जाए कि साउथ पैसिफिक में, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग फिर भी लगा सकते हैं कि यार यूके के बारे में अगर सोचा जाए मोटे मोटे तौर पर, हालांकि यूके की टेरिटरी और भी जगह है, पर लेकिन फिर भी एक अंदाजा अगर लगा पाएंगे आप लोग कि वो तो यार कहां पर है, अटलांटिक ओशन की साइड में, तो यहां पर पैसिफिक में तो कैसे, तो थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा लगाकर आप लोग एक गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फरवरी की जो मर्ज पीडीएफ है नैनो की और पीआई जो द हिंदू की, वो भी प्रोवाइड करा दी गई है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाया कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। जो भी आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके ध्यान रखिए, और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।